एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे 10वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय की सेकंड पोएम, दूसरी कविता के बारे में, जिसका नाम है माय गुड राइट हैंड। माय गुड राइट हैंड कविता को चार्ल्स मैके के द्वारा लिखा गया है। माय गुड राइट हैंड कविता को चार्ल्स मैके के द्वारा लिखा गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हमसे एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, जब हमसे कविता की व्याख्या एग्जाम में पूछी जाती है, तो हमें वहां रेफरेंस में दो चीजों की आवश्यकता होती है। उनमें पहली है कविता का शीर्षक, कविता का टाइटल, कविता का नाम क्या है। तो कविता का नाम है माय गुड राइट हैंड, और इस माय गुड राइट हैंड को जिन कवि ने लिखा है, जिन्होंने इसे लिखा है, उनका नाम है चार्ल्स मैके। मैं एक बार यहां लिख देता हूं ताकि आपको नाम समझ में आ जाए। नाम है इनका चार्ल्स मैके। जब हमसे व्याख्या पूछी जाती है, तो व्याख्या में जो संदर्भ, जो रेफरेंस हमसे पूछा जाता है, उसमें कवि और कविता दोनों के नाम पूछे जाते हैं। मीन्स टू से पोएम एंड पोएट्स दोनों के नाम आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, माय गुड राइट हैंड जो कविता है, उसकी रचना चार्ल्स मैके के द्वारा की गई है। अब अगर मैं बात करूं इस कविता की थीम के बारे में, अगर मैं इसकी थीम के बारे में बात करूं, थीम का मतलब अगर मैं इसकी विषय वस्तु के बारे में बात करूं, तो इसकी विषय वस्तु क्या है। पहली बात कि विषय वस्तु होती क्या है। हर चीज का एक रूट होता है, हर चीज की एक जड़ होती है जिससे वो पनपती है। इस कविता को भी रचा गया है, लेकिन उस रचना के पीछे, उस क्रिएशन के पीछे कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से इसको रचा गया। आखिर इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया, क्यों कविता को लिखा गया। तो उस कविता के लिखने का कारण क्या है, उसकी विषय वस्तु, उसकी मौलिकता, उसकी मूल क्या है, उसकी जड़ क्या है। तो उसकी जड़ जो है, यहां हमारी कविता की थीम इस तरीके से है। पहली है पॉवर्टी। ध्यान दीजिए, यहां हमारी कविता की थीम जो है, वो पहली थीम है पॉवर्टी, अर्थात गरीबी। कविता की विषय वस्तु की पहली जो थीम है वो है पॉवर्टी, और सेकंड है सॉल्यूशन ऑफ पॉवर्टी, अर्थात गरीबी का निराकरण। गरीबी का निराकरण, निराकरण कह सकते हैं, हल कह सकते हैं, समाधान कह सकते हैं। यानी हम गरीब हैं, लेकिन उस गरीबी से निदान कैसे पाया जाए, उस गरीबी से निराकरण, उस गरीबी का समाधान कैसे प्राप्त किया जाए, इन दोनों चीजों को लेकर चार्ल्स मैके के द्वारा ये कविता लिखी गई है, जिसका नाम है माय गुड राइट हैंड। आज हम बात करेंगे इस कविता के बारे में और इस कविता के फर्स्ट स्टेंजा के बारे में। तो चलिए बात करते हैं पहले स्टेंजा के बारे में। अगर इस कविता का मैसेज, अगर इस कविता का संदेश निकाला जाए, तो मैसेज में यही है कि समाज में उस व्यक्ति को वरीयता, उस व्यक्ति को रेपुटेशन, सम्मान, प्रतिष्ठा ज्यादा दी जाती है जो व्यक्ति गरीब नहीं होता है, अर्थात जिसके पास पैसा होता है। तो हम फर्स्ट स्टेंजा पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान देना है मेरे साथ। जो फर्स्ट स्टेंजा लिखा गया है कवि के द्वारा, उस फर्स्ट स्टेंजा में किसी बात का या किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं है। कवि पहले स्टेंजा में, पहले पद्यांश में अपनी गरीबी का, अपनी गरीब दशा का वर्णन कर रहा है, अपनी जो कंडीशन है उस कंडीशन का वर्णन कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट स्टेंजा के बारे में। कहता है, आई फेल इनटू ग्रीफ and begun to complain। ध्यान दीजिए, I
looked for a friend, but I sought him in vain. Companions were shy and acquaintance were cold. They gave me good counsel, but dreaded their gold. यह हमारा फर्स्ट स्टैंजा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि कवि अपनी गरीबी का वर्णन किस प्रकार करता है। कवि अपनी उस स्थिति का वर्णन किस प्रकार से करता है जिस स्थिति को देखकर लोग उससे दूर भागना शुरू कर देते हैं। बात करते हैं पहली लाइन के बारे में। तो यहाँ आपको एक वर्ड दिया हुआ है जिसका मतलब है मैं। एक सिंपल सा वर्ड है आई, जिसका मतलब होता है मैं। लेकिन ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम कविता पढ़ते हैं, जब हम पोइट्री के अलावा किसी और चीज को, किसी गद्यांश या प्रोज को जब हम पढ़ते हैं, तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो बोलने वाला है, जो वक्ता है, वो कौन है। तो यहाँ जो आई फर्स्ट पर्सन है, यही फर्स्ट पर्सन बोलने वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि हम बोलने वाले व्यक्ति को ही फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो यहाँ जो बोलने वाला व्यक्ति है वो इस समय चार्ल्स मैके है, क्योंकि उनके द्वारा रची हुई कविता है, तो उन्होंने आई का मतलब मैं अर्थात स्वयं को लिया हुआ है। तो यहाँ आई वर्ड जो है वो यहाँ चार्ल्स मैके के द्वारा लिया गया है, चार्ल्स मैके के लिए आया है। तो चार्ल्स मैके क्या कह रहा है कि आई मैं फेल गिर गया। फेल यानी गिर गया, ये फाल की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमने इसमें पास्ट टेंस का यूज किया है। हमने इसमें पास्ट मीनिंग का यूज किया है क्योंकि ये पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई मैं फेल गिर गया, इनटू अर्थात में, ग्रीफ अर्थात दुख में। ध्यान दीजिए, आई मैं फेल गिर गया इनटू ग्रीफ, दुख में। अब दुख में गिरने से मतलब ये नहीं है कि फिसल कर गिर गया या किसी और तरीके से गिर गया। दुख में गिरने का मतलब है कि वो दुखी हो गया, वो दुखी हो गया एंड और बिगन शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। यहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, यानी इसमें पूरी पोएम के अंदर ज्यादातर स्टेंजा में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज है, क्योंकि ये एक इंसिडेंट है, एक घटना है, एक वो दशा, वो कंडीशन है जो कवि के साथ गुजरी थी, इसलिए पास्ट टेंस का यूज किया गया है। तो कवि कहता है कि आई मैं फेल मिस गिर गया इनटू ग्रीफ, दुख में, एंड और बिगन टू कंप्लेन, बिगन शुरू कर दिया, टू कंप्लेन शिकायत करना। क्या शुरू कर दिया? शिकायत करना शुरू कर दिया। जब एक आदमी दुखी हो जाता है तो वो अपने दुख की चर्चा हर आदमी से करता है। अगर आपका कोई मित्र आपसे मिले और अगर वो दुखी है तो आपकी बात सुनने से पहले वो अपने दुख का वर्णन करेगा कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। तो आदमी जब दुखी होता है तो कंप्लेन करना शुरू करता है। अब चाहे वो कंप्लेन उस दुख की हो या फिर ईश्वर की। हम गॉड को भी दोष देते हैं, हम भगवान को भी दोष दे देते हैं कि मेरा ये काम बिगड़ गया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। तो इसीलिए कवि कहता है कि जब मैं दुख में गिर गया, अर्थात जब मैं दुखी हो गया, तो मैंने लोगों से शिकायत करना शुरू कर दिया। सेकंड लाइन देखिए, कवि कहता है कि आई
मैंने। लुक फॉर, लुक का मतलब होता है देखना, ध्यान दीजिए, लुक का मतलब होता है देखना। ये एक वर्ब है, लेकिन इस समय इसके बाद एक प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। फॉर जो यहां दिया हुआ है ये एक प्रीपोजिशन होता है, ये एक प्रीपोजिशन है। और जब एक वर्ब प्लस प्रीपोजिशन आपस में मिलते हैं तो बनता है फ्रेज, जिसका मतलब होता है अन्यर्थ। अर्थात जो अर्थ लुक का और जो अर्थ फॉर का है वो छोड़ के एक अलग ही अर्थ निकलता है। तो इसलिए लुक प्लस फॉर दोनों मिलकर यहां अर्थ दे रहे हैं ढूंढना, खोजना, तलाश करना। और लुक्ड सेकंड फॉर्म है, इसीलिए यहां अर्थ हो जाएगा तलाश किया। यहां अर्थ हो जाएगा तलाश किया, क्योंकि ये एक फ्रेज वर्ब है। तो कवि कहता है कि आई, मैंने, मैं कौन, चार्ल्स मैके, आई मैंने लुक्ड फॉर, तलाश की या तलाश किया, ए फ्रेंड, एक किसकी, मित्र की। मैंने किसकी तलाश की है, मित्र की तलाश की। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तो सबसे ज्यादा भरोसा हमें मित्रों पर होता है, अपनों से ज्यादा भरोसा हमें मित्रों पर होता है। इसलिए कभी कहता है कि आई मैंने लुक्ड फॉर, तलाश की, ए फ्रेंड, एक मित्र की, बट लेकिन, आई मैंने शाउट, पाया। वैसे तो साउट के कई अर्थ होते हैं, साउट का मतलब चाहना भी होता है, साउट का मतलब तलाश करने की कोशिश करना भी होता है, लेकिन यहां हम इसका फिर एक फ्रेजिंग वर्ब ले रहे हैं जिसका मतलब होता है पाया। पाया से मतलब ढूंढना नहीं है, पाया से मतलब देखा, समझा। आई मैंने साउट, पाया, हिम, उसे, किसे, हमने तलाश किसकी की थी, कवि ने किसकी तलाश की थी, एक मित्र की। तो ये जो पाया था, जिसे ढूंढा था कवि ने, तो यहां जो हिम वर्ड है वो किसके लिए है, उस मित्र के लिए है जिसकी कवि ने क्या की थी, अभी तलाश की थी। तो कवि कहता है कि आई मैंने लुक्ड फॉर, तलाश की, ए फ्रेंड, एक मित्र की, बट लेकिन, आई मैंने साउट, पाया, हिम, उसे, किसे, एक मित्र को, जिसकी मैंने तलाश की थी, उसे मैंने पाया इन वेन, बेकार, अर्थात व्यर्थ। उसे मैंने कैसा पाया, बेकार पाया, अर्थात उसने मेरी मदद नहीं की, वो मेरे लिए कैसा सिद्ध हुआ, बेकार सिद्ध हुआ। रामचरितमानस में एक पंक्ति आती है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी। अर्थात अगर आपको धीरज अर्थात धैर्य को परखना है, अगर आपको अपने धर्म को परखना है, अपनी निष्ठा को परखना है, अपने कर्तव्य को परखना है, अपने मित्र को परखना है, या पत्नी को परखना है, स्त्री को परखना है, तो विपदा के समय, आपदा के समय इन चारों को परखा जाता है। जो साथ देता है वही सच्चा होता है। तो यहां कवि के ऊपर एक आपदा आई है, एक विपदा आई है। वो विपदा किस चीज की है, दुखों की। और उस दुख से निपटने के लिए कवि ने किसको ढूंढा है, मित्र को। लेकिन वो मित्र जो है वो कैसा सिद्ध हुआ है, वो कैसा हो गया है, बेकार हो गया है। वो सच्चा मित्र नहीं निकला, वो बेकार का मित्र निकला है। फिर कवि कहता है कि कंपेनियंस, कंपेनियंस कहते हैं साथियों को, जो हमारे साथ रहते हैं। देखिए मित्र में और साथी में अंतर होता है। मित्र में और साथी में अंतर इतना होता है कि मित्र कौन होता है, जो हमारे समान आयु का होता है, जो हमारे कभी साथ पढ़ा हो या कभी साथ खेला कूदा हो, वो व्यक्ति हमारा मित्र होता है। अब साथी कौन होता है, कंपेनियन कौन होता है, जो कंपेनियन का मतलब होता है जो हमें कंपनी देता है, जो हमारे साथ रहता है। जैसे हम कहीं खेलने के लिए जाते हैं या कहीं हम बस में जा रहे हैं, तो बस में जाने के बाद जो व्यक्ति हमारे साथ की सीट पर बैठा हुआ है, जो हमारे बगल वाली सीट पर बैठा हुआ है, वो व्यक्ति हमारा कंपेनियन है, फ्रेंड नहीं है। फिर फ्रेंड कौन है, जिसको हम जानते हैं, जो हमें जानता है, जिसके बारे में हमें पता है, और हमारे बारे में जिसको पता है वो मित्र है। और जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ बैठा हुआ है, वो हमारा क्या है, साथी है।
आई लुक्ड फॉर, मैंने तलाश की, ए फ्रेंड, एक मित्र की, बट लेकिन, आई मैंने, साउट हिम, उसे पाया, इन वेन मिस कैसा, बेकार, कंपेनियंस, साथी, यहां कंपेनियंस का मतलब साथी, वर्साए, वर्साए मिस शर्माने लगे, साथी जो थे वो शर्माने लगे, क्यों शर्माने लगे, क्योंकि मैं गरीब था। कवि कहता है कि मैं गरीब था, इसीलिए जब मैंने अपनी शिकायत की मित्र से तो मित्र तो बेकार निकला, जब मैंने साथियों को बताया तो साथी मुझे देखकर शर्माने लगे क्योंकि मैं गरीब था। एंड और एक्वेंटेंसी, एक्वेंटेंसी कहते हैं परिचित को, परिचित का मतलब जिसे हम जानते हैं, जो हमारी पहचान वाला हो, जो हमारे आसपास रहता हो, जिसको केवल हम जानते हैं जिसका नाम ये है, ये यहां रहता है, उसका हमारा मेल जोल नहीं है। तो कवि कहता है कि कंपेनियंस, साथी, वर्साए, शर्माने लगे, एंड और एक्वेंटेंसी, परिचित, वर कोल्ड, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, लेकिन यहां ठंडा नहीं है, यहां उदासीन से है, उदासीन का मतलब, ठंडे का मतलब निराश हो जाना होता है, अर्थात जो मेरे परिचित थे, जो मेरे एक्वेंटेंसी थे, वर कोल्ड, वो क्या हो गए, उदासीन हो गए। वो कैसे हो गए, निराश हो गए, कैसे हो गए, निराश हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि मैं कैसा हो गया था, गरीब हो गया था। अंतिम लाइन इसकी देखिए, लास्ट लाइन में उन्होंने क्या कहा है कि दे, यहां पे ये वर्ड लिया गया हुआ है दे, जिसका मतलब होता है वे। अब सवाल है कि ये किसके लिए, ये वे कौन है, तो ये वे कौन है, ये वो मित्र है जिसकी कवि ने तलाश की, ये वो साथी हैं जिससे कवि ने अपनी शिकायत की लेकिन वो शर्माने लगे, ये वो परिचित हैं जिनको कवि ने अपने दुख को सुनाया, अपने दुखड़े को रोया, लेकिन वो कैसे हो गए, निराश हो गए। तो कवि यहां दे वर्ड उन सभी के लिए लेता है, उन सबको प्लूरल, एक बहुवचन के रूप में सबका एक समूह बना देता है और सबके लिए एक ही बात कहता है कि दे, उन्होंने, ध्यान दीजिए, उन्होंने, गेव, गिव की सेकंड फॉर्म है गेव, दी, उन्होंने गेव, दी, मी, मुझे, गुड, अच्छी अच्छी, काउंसिल, काउंसिल यानी सलाह, ध्यान दीजिए, उन्होंने अर्थात मेरे मित्रों ने, परिचितों ने, मेरे पहचान वाले साथियों ने मुझे अच्छी अच्छी काउंसिल मिस क्या दी, सलाह दी, बट लेकिन, ड्रीडेड, डरने लगे, डरने लगे, डियर मिस, अपने अपने, गोल्ड मिस, धन को देने से, अपने अपने पैसे को देने से। क्या दिया उन्होंने, उन्होंने मुझे अच्छी अच्छी सलाह तो दी लेकिन क्या देने से डरने लगे, ड्रीडेड, डरने लगे, डियर मिस, अपने, अपने किसके, यहां डियर किसके लिए होता है, दे के लिए, तो जिन्होंने सलाह दी वो अपने धन को देने से क्या करने लगे, डरने लगे। तो मैं एक बार फिर से स्टेंजा की बात करता हूं, और स्टेंजा की अगर हम बात करें तो कवि पहले स्टेंजा में उस स्थिति का वर्णन करता है, उस समय का वर्णन करता है जिस समय कवि क्या हो गया था, गरीब हो गया था। जिस समय कवि गरीब हो गया था उस घटना का वर्णन करता है। कवि कहता है कि आए, मैं, फेल, गिर गया, गिरने से मतलब हो गया, मैं फेल, हो गया या गिर गया, इनटू ग्रीफ मिस, किसमें, दुख हो गया, अर्थात मैं दुखी हो गया। दुखी क्यों हो गया, क्योंकि मेरे पास दुख आ गए, और दुख किस बात का, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, पैसा नहीं था तो मैं दुखी हो गया। एंड और बिगन, मैंने शुरू कर दिया, कवि कहता है मैंने बिगन, शुरू कर दिया, टू कंप्लेन, शिकायत करना, आई, मैंने, लुक्ड फॉर, तलाश की। जब हमारे पास कोई समस्या आती है तो हम उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, उस समस्या से निपटने के लिए हम किसी न किसी को ढूंढते हैं। तो कवि भी कहता है कि मैंने अपनी समस्या, अपने दुखों से निपटने के लिए लुक्ड फॉर, तलाश की, ए फ्रेंड मिस, किसकी, मित्र की। वैसे तो बहुत सारे मित्र होंगे कवि के, लेकिन कवि ने यहाँ एक वर्ड का यूज किया हुआ है, यहाँ एक आर्टिकल यूज किया हुआ है, एक मित्र। आखिर कवि एक ही मित्र के पास क्यों गया, क्योंकि बहुत सारे मित्रों में कोई ऐसा एक मित्र होगा जिस पर कवि को पूर्ण भरोसा होगा, जिस पर कवि को पूरा विश्वास होगा, लेकिन
आई मैंने, साउट पाया, हिम उसी को, उसे जिस पर कवि को पूरा भरोसा था उसे मैंने पाया, इन वेन मिस कैसा, बेकार, अर्थात वो मेरे कोई भी काम नहीं आया, वो मेरे लिए बेकार, मेरे लिए व्यर्थ सिद्ध हो गया। तो यहां कवि कहता है फिर मैं किसके पास गया, कंपेनियंस, साथियों के पास। कंपेनियंस साथी वर्षाए शर्माने लगे, साथी मुझे देखकर क्या करने लगे, शर्माने लगे। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक गरीब व्यक्ति हैं, आप एक अमीर व्यक्ति हैं और आपका रिश्ता, आपका रिलेशन कोई एक गरीब या एक अमीर व्यक्ति से आपके अपोजिट से हो जाता है। हम गरीब हो जाते हैं, हम अपने किसी अमीर रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो वो हमें देखकर ही उसको शर्म आने लगती है। क्यों? क्योंकि हम गरीब हैं। हमारी गरीबी को देखकर, हमारे फटे हाल को देखकर, हमारी स्थिति को देखकर, हमारी दशा को देखकर वो लोग क्या करते हैं, शर्माने लगते हैं। हमारा इंट्रो, हमारा परिचय तक किसी से नहीं कराते। एक हाई सोसाइटी में अगर एक गरीब व्यक्ति चला जाता है, एक कम पैसे वाला व्यक्ति चला जाता है, तो उसका स्टेटस बाकी लोगों से अगर कम है, अगर वो गरीब है तो उसका इंट्रो नहीं कराया जाता है, उसे गिल्टी फील कराया जाता है। तो यही बात हो रही है कि जो मेरे परिचित थे, जो मेरे साथी थे, वो मुझे देखकर क्या करने लगे, शर्माने लगे। फिर कहता है एंड, और अब जब साथी मुझे देखकर शर्माने लगे तो फिर मैंने किसी और की शरण ली। वो शरण किसकी ली मैंने, परिचितों की, एक्वेंटेंसी। बट एंड और एक्वेंटेंसी, जो परिचित थे, वर कोल्ड, वो कैसे हो गए, निराश हो गए, वो उदास हो गए। उन्होंने जब मुझे देखा तो वो मुझे देखकर क्या हो गए, उदास हो गए। अगर आप किसी परिचित के पास जाते हो, अगर आप गरीब हो और अगर किसी परिचित के पास जा रहे हो और परिचित आपको देख लेता है तो परिचित आपको देखकर ही उदास हो जाता है। उदास इस बात से नहीं कि उसने आपको देखा है, उदास इस बात से है कि आप गरीब हो सकता है आप कुछ मांगने के लिए आ जाओ, हो सकता है आप किसी चीज को लेने के लिए आ रहे हो, तो आपको देखकर वो व्यक्ति, वो आपका परिचित कैसा महसूस करता है, निराश महसूस करता है। यही किसके साथ हुआ, कवि के साथ। कवि को देखकर वो लोग कैसे हो गए, निराश हो गए। तो कवि कहता है कि दे, वे लोग, उन्होंने, उन सभी ने, गेव, दी, मी, मुझे, गुड मिस, अच्छी अच्छी, काउंसिल, सलाह। मैं जिसके पास भी गया उसने मुझे कैसी सलाह दी, अच्छी अच्छी सलाह दी। बट लेकिन ड्रीडेड, डरने लगे, टीयर मिस, अपने अपने, गोल्ड मिस, किसको देने से, पैसे, अपने धन को देने से। सलाह तो देते थे लेकिन क्या देने से डरते थे, पैसा देने से डरते थे। क्योंकि इस देश में सलाह देने वालों की कमी नहीं है। आप एक ढूंढो आपको 1000 मिलेंगे। सलाह सब देते हैं लेकिन मदद कोई नहीं करना चाहता। तो इस पहले स्टेंजा में कवि अपनी स्थिति का वर्णन करता है। हमने जो पहला स्टेंजा पढ़ा है उसमें कवि अपनी गरीबी का वर्णन करता है और ये समझाता है कि मैंने जिससे भी सहायता मांगी वो सभी मुंह मोड़कर खड़े हो गए, किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की। तो इसीलिए कवि ने पहले स्टेंजा में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि यदि व्यक्ति गरीब है, यदि व्यक्ति के पास गरीबी है तो उसका कोई भी साथी नहीं है, उसका कोई परिचित नहीं है, उसका कोई मित्र नहीं है। बिना पैसे के समाज और घर परिवार में आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान, आपके रेपुटेशन बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए समाज में ये सोच बनी हुई है कि गरीब व्यक्ति बेकार होता है, निष्काम होता है, गरीब व्यक्ति का समाज में कोई काम नहीं है, उसे समाज में छोटे स्तर से देखा जाता है। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड स्टेंजा। रहे हैं हमारे स्टेंजा नंबर 2 की। फर्स्ट स्टेंजा में हमने पढ़ा था कि कवि अपनी स्थिति, अपनी दशा का वर्णन करता है, अपने दुख का वर्णन करता है। अब हम सेकंड स्टेंजा पढ़ने जा रहे हैं। इस सेकंड स्टेंजा में कवि ने अपने मन के भाव,
अपने मन की स्थिति का वर्णन किया है। दुखों से निपटने के लिए कवि एक बहुत सीधा सा उपाय बताता है। तो पहले बात करते हैं कि कवि के मन के भाव क्या हैं उन लोगों के प्रति जिन्होंने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया, जो मित्र उसके लिए बेकार हो गए, जिन साथियों ने उसकी सहायता नहीं की। तो चलिए बात करते हैं स्टैंजा नंबर 2। कवि कहता है, लेट देम गो, I exclaimed, I have a friend at my side to lift me and add me whatever betide, to trust to the world is to build on the sand. I shall trust but in heaven and my good right hand. ध्यान दीजिए, कवि कहता है कि मेरे मित्रों ने मेरी सहायता करने से इनकार कर दिया, मेरी मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन कवि ने अपना हौसला, अपनी हिम्मत नहीं गंवाई। कवि कहता है कि यदि मेरे मित्र मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं, अगर वो मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें जाने दो। क्यों? क्योंकि लेट देम गो, देम उन्हें, हमने पहले स्टेंजा में पढ़ा था लास्ट लाइन में कि देम वर्ड जो है वो आया है फ्रेंड्स के लिए, वो आया है कंपेनियंस के लिए, वो आया है आपके एक्वेंटेंसीज के लिए। तो हमने उन सभी के लिए दे वर्ड का यूज किया था और उस दे के लिए आया था देम वर्ड। तो कवि उन सभी के बारे में बात करता है। कवि कहता है कि लेट देम गो, उन्हें जाने दो। आई, मैं, एक्सक्लेम, चिल्लाया। अब यहां चिल्लाने से मतलब यहां है भावावेश, भावावेश में चिल्लाया। ध्यान दीजिए, यहां कवि कैसे चिल्लाया है? भावावेश में। अब ये भावावेश क्या है? तो जहां भाव अर्थात भावना प्लस आवेश अर्थात क्रोध दोनों हो, वहां होता है भावावेश। अर्थात मन में दुख भी हो और गुस्सा भी हो, दुख भी हो और गुस्सा भी हो, उसे हम कहते हैं भावावेश। तो समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का यूज कर लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे जो एक टीनेज होती है, जो एक किशोर अवस्था होती है, अगर माँ बाप एक बच्चे को उस अवस्था में डांट देते हैं, फटकार देते हैं, तो उसे लगता है कि मुझे गलत डांटा गया है, मुझे गलत फटकारा गया है, मुझे गलत पीटा गया है, मुझसे गलत कहा गया है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कुछ माँ बाप हमसे कह रहे हैं वो हमारे भले के लिए, वो हमारे सही मायने में हमारे फायदे के लिए होता है, लेकिन हम उसे गलत मान बैठते हैं। तो हमारे मन में उस समय क्रोध आ जाता है, उस समय हमारे मन में गुस्सा आ जाता है, और दूसरा उसी समय हमारे मन में एक दुख भी होता है। वो दुख इस बात का होता है कि मेरे साथ ऐसा गलत किया गया है, मुझे बेवजह बिना किसी कारण के अकारण ही मुझे डांटा गया है, मुझे पीटा गया है। तो उस बात का तो दुख होता है, और गुस्सा किस लिए होता है? क्योंकि गलत बात के लिए ही पीटा गया है। तो दोनों चीज जब होते हैं तो उस समय अगर हम उससे बात करें तो वो क्रोध करने के साथ साथ, चिल्लाने के साथ साथ क्या करेगा? रो देगा। वो चिल्लाने के साथ साथ क्या करेगा? रो देगा। तो उस समय उसकी कही हुई बात जो है वो कैसी कहलाएगी? भावावेश में।
जिसमें भावना प्लस आवेश दोनों हो वो भावावेश कहलाएगा। तो कवि में भी इस समय दोनों है। गुस्सा इस बात का है कि मित्रों ने उसकी सहायता नहीं की है, परिचितों ने, साथियों ने उसकी सहायता नहीं की है, और दुख किस बात का है कि वो गरीब है, और क्योंकि किसी ने गरीब होने के बाद उसकी किसी ने सहायता नहीं की, तो इस बात का उसे दुख है और इसी बात का उसे गुस्सा है। तो दोनों का जो मिश्रण है, दोनों का जो मिक्सचर है, वो भावावेश कहलाता है। तो कवि कहता है कि अगर मेरे मित्र, मेरे परिचित, मेरे साथी मेरी सहायता नहीं करना चाहते तो लेट देम गो, उन्हें जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, मैं अर्थात कवि अर्थात चार्ल्स मैकी एक्सक्लेम्ड, भावावेश में चिल्लाया। फिर क्या कहता है, आई मेरे पास, हैव, यहां अपोस्ट्रोफ प्लस वी, जिसका मतलब होता है HAVE, है। कभी कहता है कि आई मेरे पास, हैव है, मेरे पास है, ए फ्रेंड एक मित्र, एट माई साइड मेरे साइड में, पक्ष में, मेरे बगल में। तो यहां मैं साइड को पक्ष लिखूंगा, साइड लेना, पक्ष लेना, तो मैं यहां साइड का मतलब पक्ष लिख रहा हूं, मेरी तरफ। कभी कहता है कि आई हैव ए फ्रेंड, मेरे पास एक मित्र है, एट माई साइड मेरे पक्ष में, मेरी तरफ मेरा एक मित्र है। टू लिफ्ट मी, टू लिफ्ट उठाने के लिए, उठाने के लिए, उठाने से मतलब हाथों से नहीं, उठाने से मतलब उत्थान से है, उठाने से मतलब समृद्ध बनाने से है, उठाने से मतलब संबल बनाने से, उठाने से मतलब सक्षम बनाने से है। टू लिफ्ट मी, उठाने के लिए, मी मुझे, एंड और एड सहायता करने के लिए, एड यानी मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, मी मेरी, व्हाटएवर चाहे जो बिटाइड घटित हो जाए, घटित हो जाए। क्या कहता है कवि, फर्स्ट लाइन को एक बार फिर से देखिए कि लेट देम गो, उन्हें जाने दो। अगर वो मेरी मदद नहीं करना चाहते, अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो उन्हें जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड, मेरे पास एक मित्र है, एट माई साइड मेरे पक्ष में, मेरी तरफ, मेरे बगल में। टू लिफ्ट मी, मुझे उठाने के लिए, मुझे सक्षम बनाने के लिए, एंड एड मी, और मेरी सहायता करने के लिए, व्हाटएवर बिटाइड, व्हाटएवर चाहे जो बिटाइड हो जाए, चाहे जो घटित हो जाए, चाहे जितनी बड़ी आपदा आ जाए, वो मित्र जो मेरे पक्ष में है वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। व्हाटएवर, जो कुछ हो, चाहे जो भी हो जाए, वो मेरा पक्ष नहीं छोड़ेगा, वो मेरी सहायता करना, मेरी मदद करना नहीं छोड़ेगा। अगली दो लाइन में कहता है कवि, इस लाइन में समाज को एक दर्पण दिखाने की कोशिश करता है, समाज को एक दर्पण दिखाने की कोशिश करता है, रिफ्लेक्ट करता है इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि टू ट्रस्ट, विश्वास करना, ट्रस्ट विश्वास करना, टू ट्रस्ट विश्वास करना, टू द वर्ल्ड संसार पर, इस विश्व पर, इस संसार पर, संसार से मतलब संसार के लोगों पर, टू ट्रस्ट विश्वास करना, इज टू बिल्ड निर्माण करना है, बिल्ड यानी निर्माण करना है, ऑन द सैंड किस पर, रेत पर। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, समाज को अपने तरफ अपनी बातों से एक आईना, एक प्रतिबिंब दिखाता है कवि। कवि कहता है कि टू ट्रस्ट, टू द वर्ल्ड, संसार पर विश्वास करना, इज टू बिल्ड निर्माण करने के समान है, ऑन द सैंड किस पर, रेत पर। अर्थात अगर हम संसार पर भरोसा करते हैं, अगर हम समाज पर भरोसा करते हैं, अगर हम लोगों पर विश्वास करते हैं, तो ऐसे मान लीजिए जैसे समुद्र के किनारे रेत पर बना हुआ घरौंदा होता है, जो क्षणिक होता है, जो नश्वर होता है, जिसे एक लहर में टूटकर बिखर जाना है, ठीक उसी प्रकार लोगों पर भरोसा करना होता है, समाज पर भरोसा करना होता है। तो इसीलिए कवि कहता है कि संसार पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लोगों पर भरोसा मत रखो, क्योंकि कवि ने एक मित्र पर भरोसा किया था और उस मित्र ने उसके भरोसे को तोड़ा। तो कवि कहता है कि लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि टू ट्रस्ट
विश्वास करना, टू द वर्ल्ड मीन्स लोगों पर, संसार पर, इज टू बिल्ड मीन्स निर्माण करना है, ऑन द सैंड मीन्स किस पर, रेत पर, जो क्षणिक होता है। रेत पर बना हुआ महल ज्यादा समय के लिए नहीं टिकता है, चाहे वो हवा से गिरे या समुद्र की बहती हुई लहर से या पानी के झोंके से गिर जाए, लेकिन वो अधिक समय तक नहीं टिकता, वो परमानेंट नहीं है, वो स्थायी नहीं है। इसीलिए उस टेम्परेरी महल की बजाय, उन लोगों पर विश्वास करने की बजाय फिर क्या करें? अगर लोगों पर विश्वास ना करें, अगर संसार पर विश्वास ना करें, मित्रों पर, रिश्तेदारों पर विश्वास ना करें, तो फिर क्या करें? तो कवि कहता है, फिर कवि ने किस पर विश्वास किया है? कवि कहता है कि आई, मैं, सेल, ये क्या है? सेल। आई, मैं सेल ट्रस्ट, विश्वास करूंगा। सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए फ्यूचर में, जिसका मतलब होता है विश्वास करूंगा। बट आई, मैं सेल ट्रस्ट, विश्वास करूंगा, बट केवल, यहां बट जो है वो किसका अर्थ दे रहा है? केवलता। आई, मैं सेल ट्रस्ट, विश्वास करूंगा, बट केवल इन हेवन। हेवन का मतलब वैसे तो स्वर्ग होता है, लेकिन यहां हेवन का मतलब स्वर्ग नहीं है। यहां हेवन का मतलब स्वर्ग में कौन होता है? ईश्वर। ईश्वर को हम कहां मानते हैं? स्वर्ग में। स्वर्ग में कौन होता है? भगवान। स्वर्ग में कौन होते हैं? देवता। तो यहां जो हेवन है उसका मतलब स्वर्ग न होकर बाकी किसी भी अर्थ से, किसी भी मीनिंग से लिया जा सकता है। तो यहाँ जो हेवन है उसका मतलब ईश्वर, भगवान, देवता से है, प्रभु से है, मालिक से है, परमपिता परमात्मा से है। तो क्या कह रहा है कवि? कि आई, मैं सेल्फ ट्रस्ट, विश्वास करूंगा, बट केवल इन हेवन मींस ईश्वर में, एंड और माय गुड राइट हैंड, माय मेरे गुड अच्छे, राइट मींस दाहिने, हैंड मींस किसमें? हाथ में। अब मैं आपको थोड़ी सी बात और बता देता हूं। तो यहां ईश्वर में विश्वास करना, ये तो बात स्पष्ट हो गई, लेकिन ये गुड राइट हैंड क्या है? और सिर्फ राइट हैंड पर ही भरोसा क्यों किया जाए? लेफ्ट पर भी तो भरोसा कर सकते हैं। कभी राइट हैंड की बात क्यों करता है, लेफ्ट हैंड की बात क्यों नहीं करता? तो ये राइट हैंड, लेफ्ट हैंड क्या है? ये गुड राइट हैंड क्या है? तो यहां जो राइट हैंड है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहां जो राइट हैंड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेबर, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हार्ड वर्क। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परिश्रम को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? श्रम को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पुरुषार्थ को। राइट हैंड का मतलब यहां किससे है? लेबर से, श्रम से है। राइट हैंड का मतलब हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम से है। तो परिश्रम, श्रम, पुरुषार्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां, परिश्रम का, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम का यहां प्रतिनिधित्व कर रहा है राइट हैंड। तो जो जहां राइट हैंड है उसका सही मायने में किसके लिए लिया गया राइट हैंड? राइट हैंड लिया गया है लेबर के लिए, श्रम के लिए, परिश्रम के लिए। तो राइट हैंड ही क्यों कह रहा है कभी लेफ्ट हैंड? अगर मैं राइट हैंड से काम कर रहा हूं, आप इतनी देर से मुझे देख रहे हो, मैं राइट हैंड से काम कर रहा हूं, तो मेरा जो लिखने का तरीका है वो राइट हैंड से है। मैं जिस तरीके से लिखता हूं राइट हैंड से लिखता हूं। अगर एक आदमी लेफ्ट हैंडी है, अगर वो बाएं हाथ से लिखता है, लेफ्टी अगर वो है, तो वो बाएं हाथ से परिश्रम कर रहा है। मैं राइटी हूं तो मैं दाएं हाथ से परिश्रम कर रहा हूं, राइट हैंड से परिश्रम कर रहा हूं। तो मेरा परिश्रम राइट हैंड का, यानी जो हमारा कवि है वो कैसा है? राइटी है, लेफ्टी है? आप बताइए, राइटी लेफ्टी? राइटी है। तो राइटी है तो कवि कहता है कि मैं राइटी हूं, मेरा राइट हैंड है, तो मेरा जो परिश्रम है वो कौन से हाथ का है? दाहिने हाथ का। तो मैं जो मेहनत करूंगा वो कौन से हाथ से करूंगा? दाहिने हाथ से। तो मुझे दो चीजों में भरोसा करना होगा। कवि कहता है मैंने कितनी चीजों में भरोसा करूंगा? दो चीजों में। दो चीजें कौन कौन सी हैं? आई शैल ट्रस्ट, मैं विश्वास करूंगा, बट केवल इन हेवन मींस किसमें? ईश्वर में। तो एक चीज तो कौन सी हो गई? ईश्वर। और सेकंड क्या हो गई? लेबर। लेबर यानी राइट हैंड। तो दो चीजों में विश्वास कर रहा है कवि। कवि कौन कौन सी दो चीजों में विश्वास करता है? हेवन में, गॉड में, और परिश्रम, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम पर भरोसा कर रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न पंक्तियों में राइट हैंड किस चीज को रिप्रेजेंट
करता है। Which thing is represented by right hand in the following lines or the following stanza। तो आपको बताना है कि यहां जो राइट हैंड है उसको रिप्रेजेंट करने वाली चीजें दो हैं, एक है लेबर और एक है हार्डवर्क। अलग अलग हैं, एक ही है। तो लेबर लिखो चाहे हार्डवर्क लिखो, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेबर को, हार्डवर्क को। हेवन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेवन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द गॉड। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द गॉड। बड़ा वाला कैपिटल जी लिखना है, स्मॉल जी नहीं लिखना है। स्मॉल जी का मतलब देवता होता है, देवता छोटे, ईश्वर जो एक है, एकमात्र है, इसलिए गॉड के साथ THE आर्टिकल नहीं लगता। किसके साथ लगता है? जी के साथ, जो संसार में एक होता है। तो गॉड, तो हेवन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द गॉड को। और राइट हैंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेबर को या हार्डवर्क। ठीक है, तो एक बार फिर से हम इस स्टेंजा को देख लेते हैं। कवि क्या कहता है दूसरे स्टेंजा में? कवि क्या कहता है? कवि अपने मन के भाव को बताता है और आपसे ये कहता है कि विश्वास किस पर करें, किस पर भरोसा करना चाहिए। बेकार की व्यर्थ की बातें मत करो, व्यर्थ का भरोसा मत करो, तो फिर क्या करो? कवि कहता है कि लेट देम गो, उन्हें जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, मैं चिल्लाया, मैं भावावेश में चिल्लाया। आई हैव ए फ्रेंड, मेरे पास एक मित्र है। एट माई साइड, मेरे पक्ष में, मेरे बगल में, मेरी तरफ। टू लिफ्ट मी, मुझे उठाने के लिए। एंड एड मी, मेरी सहायता करने के लिए। एड यानी सहायता करना, मदद करना, इसलिए तो हम लिख देते हैं, कई बार नहीं लिखते। आपने देखा होगा लिखा हुआ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड। अब इसका मतलब प्राथमिक उपचार हम कहते हैं, लेकिन फर्स्ट का मतलब पहले और एड का मतलब मदद। जो मदद हमें पहले मिलती है उसी को तो प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो एड का मतलब क्या हो गया? सहायता, मदद करना। तो कभी कहता है कि टू लिफ्ट मी, जो मेरे बगल में जो मेरा मित्र है, जो मेरे पक्ष में मेरा मित्र है, टू लिफ्ट मी, वो मुझे उठाने के लिए है। एंड एड मी, मेरी सहायता करने के लिए है। वॉट एवर, चाहे जो कुछ भी बिटाइड मींस घटित हो जाए, चाहे जो हो जाए, चाहे संसार इधर से उधर हो जाए, वो मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। तो वो मित्र कौन सा है? तो कभी यहां आपने लास्ट लाइन में पढ़ा था राइट हैंड, वो मित्र कवि का कौन सा है? राइट हैंड है, अर्थात उसका श्रम है, परिश्रम है, उसका पुरुषार्थ है, उसका पुरुषार्थ, उसकी मेहनत है जो उसका कभी साथ नहीं छोड़ेगी। आप बताइए कभी छोड़ सकती है? नहीं छोड़ेगी। तो इसलिए कभी कहता है वो मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। व्हाटएवर, चाहे जो हो जाए। टू ट्रस्ट, भरोसा करना, विश्वास करना। टू द वर्ल्ड मिस, संसार पर। इज टू बिल्ड मिस, निर्माण करने के समान है, निर्माण करना है। ऑन द सैंड मिस, किस पर? रेत पर। अगर संसार पर भरोसा करोगे तो ऐसे समझिए जैसे रेत पर क्या बना रहे हो? महल बना रहे हो। आखिरी लाइन में कहता है फिर भरोसा किस पर किया जाए, किस पर विश्वास किया जाए? तो विश्वास करने के लिए कभी कहता है कि आई, मैं, तो मैं, आई, मैं सेल ट्रस्ट, विश्वास करूंगा। आई सेल ट्रस्ट, मैं भरोसा करूंगा। बट, केवल, केवल और केवल। इन हेवन मिस, किस में? स्वर्ग में। अब स्वर्ग का मतलब स्वर्ग नहीं है, हेवन का मतलब स्वर्ग नहीं है, फिर किस में? ईश्वर में, भगवान में, परमात्मा में। तो वो कभी कहता है कि आई सेल ट्रस्ट, मैं विश्वास करूंगा, बट केवल इन हेवन मिस, ईश्वर में। एंड और माय गुड राइट हैंड, मेरे अच्छे दाहिने हाथ में। तो मैंने आपको दोनों चीजों के लिए बता दिया है कि यहाँ दो वर्ड है। कभी दो चीजों में विश्वास करने की बात करता है तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि वो कौन सी दो चीजें जिनमें कभी विश्वास करता है? तो एक तो हो गया हेवन, हेवन, और दूसरा हो गया माय गुड राइट हैंड। अब ये दोनों चीजें किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं? तो हेवन रिप्रेजेंट करता है द गॉड को, और राइट हैंड रिप्रेजेंट करता है परिश्रम को, हार्ड वर्क को। तो ये हमारा सेकंड स्टेंजा था जिसमें कवि ने संसार पर विश्वास करने के लिए हमें चेतावनी दी है, क्योंकि संसार पर विश्वास नहीं करना चाहिए। संसार पर विश्वास करना ऐसे समझिए जैसे रेत पर क्या बनाना हो? महल बनाना हो, जो क्षणिक होता है, जो बहुत कम समय चलता है, अर्थात एक ना एक दिन उसे टूटना होगा, उसे बिखरना होगा। तो फिर विश्वास किस में? विश्वास करना चाहिए अपने परिश्रम पे, अपने ईश्वर पे। तो दोनों चीजों पर विश्वास करना चाहिए। अब हम बात करेंगे हमारे अगले स्टेंजा, स्टेंजा नंबर 3।